गुड मॉर्निंग एवरीवन। मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिंगरी। हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अपना पहला टॉपिक लिया है जनपदीय भाषा और साहित्य। इसमें हम पहले ही 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और आज हमारा भाग 4 है, जिसमें हम जनपदीय साहित्य के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि जनपदीय साहित्य जो हमने पहले आपको बताया था, इसका परिचय, इसकी विशेषताएं, बहुत कुछ इसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि जो ये जनपदीय साहित्य है, ये कितने रूपों में है। तो देखिए, इसका पहला रूप है लोकगीत। हम लोकगीत बार बार सुनते हैं, लेकिन लोकगीत क्या है, इस पे आज चर्चा करेंगे। संस्कृति की सीधी अभिव्यक्ति होता है लोकगीत। जो लोकगीत होता है वो हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसकी सीधी अभिव्यक्ति होता है कि जब हम लोकगीत गाते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति की एक झलक होती है, हमारी संस्कृति की एक अभिव्यक्ति होती है कि हमारी संस्कृति किस रूप में है, उसी का जो वर्णन होता है वो लोकगीतों के माध्यम से गाया जाता है। सेकंड पॉइंट है किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र। मतलब लोकगीतों के द्वारा जब हम लोकगीत गाते हैं तो जो हमारी संस्कृति के चित्र हमारी कल्पना में उकेरे जाते हैं कि लोकगीतों में इस तरह से चित्रित किया जाता है कि हमें ये लगता है कि वो चित्र हमारे सामने चल रहे हैं। तो इसीलिए इसे संस्कृति के मुंह बोलते चित्र कहा जाता है। इसमें देखिए कितने प्रकार के हमारे लोकगीत होते हैं। इसमें देखिए पहला है ऋतु संबंधी लोकगीत। ऋतुओं के आधार पर ऋतुओं में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ऋतु संबंधी लोकगीत कहते हैं। जैसे सावन में कजरी गाई जाती है, चैत में चेता गाया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो ऋतुएं हैं उस ऋतुओं में अलग अलग तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं और वही हमारे ऋतु संबंधी लोकगीत हैं। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि इसमें आ सकता है कि सावन में कजरी जो गाया जाता है वो लोकगीत का कौन सा भाग है, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, संस्कार संबंधी या श्रम संबंधी। तो आपको बताना है कि ये हमारा ऋतु संबंधी गीत है। हर ऋतु में जो गीत गाया जाता है वो ऋतु संबंधी गीत होता है और लोकगीत का वो एक भाग है। सेकंड है आपका व्रत संबंधी। व्रत त्योहारों आदि में भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी गढ़वाली संस्कृति है, उसमें बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, जिसमें जैसे शिवरात्रि के अवसर पर शिव स्तुति, शिव से संबंधित जितने भी गीत गाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, शिवरात्रि के व्रत संबंधी गीत होते हैं। इसी तरह नवरात्र में जो कीर्तन भजन होते हैं, सत्यनारायण की जो कथा होती है, कि जो भी हमारे पहाड़ी एरिया में जो भी हमारे व्रत संबंधी जितने भी गीत हैं वो हमारे लोकगीत हैं और वो हमारे व्रत संबंधी लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कार संबंधी लोकगीत। हमारे जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार माने जाते हैं, उनमें हर संस्कार में कुछ न कुछ लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है, विवाह आदि के समय बनना या बधाई गीत गाया जाता है। इसी तरीके से जितने भी संस्कार है, हर संस्कारों में हमारे कोई न कोई लोकगीत बने हुए हैं जो हमारे संस्कार संबंधी लोकगीत कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रम संबंधी। श्रम यानी जब कोई व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, तो वहां पे जो थकान होती है या जो उन लोगों की जो थकान वगैरह होती है, उसमें जब वो लोग श्रम करते हैं तो उस थकान को दूर करने के लिए या श्रम करते हुए उत्साह को लाने के लिए श्रम संबंधी लोकगीत भी गाए जाते हैं। जैसे हुड़किया बोल एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि श्रम के टाइम पे गाया जाता है। गैड़ोला है, रोपनी है, जब रोपाई आदि चीजें होती तो उस टाइम रोपनी गाई जाती है। हुड़किया बोल, गैड़ोला, ये सारे के सारे श्रम को प्रदर्शित करते हैं। और जब श्रम किया जाता है, जब खेतों में किसान वगैरह काम करते हैं, उस टाइम उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनकी थकान को दूर करने के लिए श्रम संबंधी लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये हमने जाना कि जो हमारे लोकगीत हैं वो क्या है, वो हमारी संस्कृति की सीधी अभिव्यक्ति है कि हमारे संस्कृति के बारे में दर्शाते हैं, हमारे संस्कृति के चित्र को दर्शाते हैं। जब हम बोलते हैं, जब ये लोकगीत गाए जाते हैं, तो वो जो हमें चित्र, जो हमें काल्पनिक रूप से दिखते हैं, वो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। और जो हमारे लोकगीत हैं वो कितने टाइप से गाए जाते हैं, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, संस्कार संबंधी और श्रम संबंधी। ये अलग अलग अवसरों पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो है लोक गाथा। लोक गाथा किसे कहते हैं? यह एक बड़ी रचना होती है
जैसे लोकगीत तो गीत का माध्यम होता है, गीत का एक विस्तृत नहीं होता है, लोकगीत एक शॉर्ट में होता है, लेकिन लोक गाथा है, गाथा यानी कहानी, जो एक लंबी कहानी होती है, जो कि बहुत ही बड़ी रचना होती है, जो यादों एवं अनुभवों का संक्षिप्त कोश होती है। यादों और अनुभवों मतलब जो हमने अपने पुराने पूर्वजों की या जो पुरानी कहानी होती है उसकी यादों में, और जो हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर ही जो गाथा गाई जाती है वही लोक गाथा कही जाती है। शुरू करने से पहले ईश्वर की आराधना की जाती है। जो भी लोक गाथा होती है उसको शुरू करने से पहले हमेशा ईश्वर की आराधना की जाती है। लोक गाथा का क्या उद्देश्य है ये जानते हैं। लोक गाथा का उद्देश्य है मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उस टाइम मनोरंजन के बहुत सारे साधन नहीं थे, इसलिए उस टाइम मनोरंजन के लिए लोकगीत, लोक गाथा यही चीजें थी, लोक नाट्य यही चीजें होती थी, और उसी के लिए मनोरंजन के लिए लोक गाथाएं भी गाई जाती थी। और दूसरा उसका उद्देश्य था हमारी संस्कृति से परिचित कराना, हमें शिक्षा प्रदान करना कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी संस्कृति थी वो कैसी थी, उसका वर्णन सारा का सारा इन्हीं के माध्यम से होता था, चाहे वो लोकगीत हो, लोक गाथा हो, लोक नाट्य हो या अन्य चीजें हो। नेक्स्ट है हमारा लोक नाट्य। लोक नाट्य, इसमें लोकगीत और लोक कथाओं के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। अभी हमने देखा लोकगीत था, फिर लोक गाथा था, इन्हीं का जो अभिनय के द्वारा यानी नाटक के द्वारा जो इन दोनों ही चीजों का जो अभिव्यक्ति की जाती है वो लोक नाट्य कहलाता है। इसमें दो प्रकार के लोक नाट्य होते हैं, एक होता है नृत्य प्रधान और एक होता है कथा प्रधान। नृत्य प्रधान, इसमें नृत्य करते करते हम लोकगीत और लोक गाथाओं का वर्णन करते हैं, अभिनय करते हैं। और कथा प्रधान यानी किसी कथा के बारे में, किसी कथा का ये नाट्य रूपांतर होता है, वही होता है लोक नाट्य। लास्ट है हमारा लोकोक्ति और मुहावरे। लोक मतलब होता है साधारण और जन, और उक्ति मतलब होता है बात, मतलब साधारण लोगों द्वारा साधारणतः जो बात बहुत प्रचलित होती है वही हमारी लोकोक्ति होती है, और मुहावरे होते हैं। ये हमेशा समाज शैली में होते हैं। किस शैली में होते हैं? समाज शैली में होते हैं। लोक अनुभव का ज्ञान कोश, जो हमारी लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो हमारी लोक जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमने प्राचीन अनुभव से और उनके ज्ञान से जो प्राप्त किया जाता है वही हमारे लोकोक्ति होते हैं, जो समाज में इतने प्रचलित होते हैं, इतने प्रचलित होते हैं कि सभी लोग उनको उसी रूप में ग्रहण करते हैं। संवाद में प्रयोग, और ये लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग जो होता है वो संवाद यानी बातचीत के दौरान हम इसका प्रयोग करते हैं, और ये इतने प्रचलित होते हैं कि हर व्यक्ति इनका उसी रूप में संवाद में प्रयोग करता है। तो आज हमने जाना कि जो जनपदीय साहित्य है वो कितने रूपों में हमारे पास है। वो लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोकोक्तियां और मुहावरे के रूप में हमारे साहित्य में उपलब्ध है। इसमें गीत जुड़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए गीत है, इसमें गाथा जुड़ा है तो ये एक कहानी है, इसमें नाट्य जुड़ा है तो ये नाटक है, और लोकोक्ति और मुहावरे से तो आप सभी लोग परिचित हैं। उम्मीद है आपने इससे अच्छी तरह समझ लिया होगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक आप समझिए, और अगली वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।